आपका स्वागत है हमारे चैनल सीजीपीएससी मंथन में। इस वीडियो सीरीज में हम पूर्व के व्यापम और सीजीपीएससी के पेपर्स को चर्चा करेंगे, जिसमें हम उससे आए हुए क्वेश्चन और उस टॉपिक से संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लेबर इंस्पेक्टर 2018 के प्रश्न पेपर के सामान्य अध्ययन वाले भाग के क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले इस पेपर के पैटर्न की हम बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन के 80 क्वेश्चन हैं, ठीक है। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन हैं, एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन हैं और भाषा के 30 क्वेश्चन हैं, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा के 10-10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है? ए बिहार, बी झारखंड, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर होगा ए बिहार की जो है साक्षरता सबसे ज़्यादा कम है, न्यूनतम है 61.28%। उसके बाद फिर उससे कम है अरुणाचल प्रदेश की, उसके बाद फिर कम है राजस्थान की, ठीक है। तो जो टॉप 3 न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। अधिकतम साक्षरता की बात कर लेते हैं तो किसकी है? केरल के 94%, और उसके बाद फिर मिजोरम और उससे कम फिर गोवा का। तो टॉप 3 अधिकतम साक्षरता वाले राज्य हैं केरल, मिजोरम और गोवा। भारत की कुल साक्षरता कितनी है? 72.99, जिसमें कि पुरुष साक्षरता है 80.9% और महिला साक्षरता है 64.63, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना स्थित है? ए बिलारी में, बी भद्रावती में, सी सलेम में या फिर डी विशाखापट्टनम में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी भद्रावती में, ठीक है। और इसमें लौह इस्पात कारखाने की स्थिति से संबंधित और भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। लेकिन भारत का पहला आधुनिक लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? अगर इसकी हम बात करें तो ये है कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? ठीक है। ए रावत भाटा, बी कलपक्कम, सी जादूगोड़ा, फिर डी नरोरा। तो इसमें यह पूछ रहा है कि कहाँ पे जो है परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जादूगोड़ा में, ठीक है। तो भारत में कहाँ कहाँ पे आणविक ऊर्जा बोर्ड का जो स्टेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया था? तारापुर, मुंबई में, ठीक है। रावत भाटा है परमाणु संयंत्र स्थित है कोटा, राजस्थान में। कलपक्कम है चेन्नई, तमिलनाडु में। नरोरा है बुंदेलशहर, यूपी में। काकरा पार है सूरत में। कुडनकुलम प्लांट है कहाँ? तमिलनाडु में, जो कि 1000 मेगावाट का प्लांट है और रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और कैगा जो न्यूक्लियर प्लांट है वो कहाँ स्थित है? वो है कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं, चौथा, कि किस विधेयक या प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से विधानसभा द्वारा पारित होना चाहिए? ठीक है। पहला, विधान परिषद के उत्साधन के लिए जो प्रस्ताव है उसको। दूसरा, विधान परिषद के सृजन के लिए जो प्रस्ताव है उसको। तीसरा, संवैधानिक संशोधन विधेयक को, या फिर चौथा, शासकीय विधेयक को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। इसमें से विधान परिषद के उत्साधन के लिए प्रस्ताव, विधान परिषद के लिए सृजन के लिए प्रस्ताव और संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए जो बहुमत है वो 2/3 बहुमत आवश्यक होती है। किसमें? विधानसभा में। शासकीय जो विधेयक होती है उसके लिए जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने पर विधान परिषद भेजा जाए और इसी बीच विधानसभा विघटित हो जाए तब क्या होगा? ऑप्शन ए है विधेयक पर विधान परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। ऑप्शन बी है विधेयक व्यवगत हो जाएगा। ऑप्शन सी है विधान परिषद विधेयक को पारित कर सकती है, या फिर ऑप्शन डी है विधेयक राज्यपाल को संदर्भित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर बी, विधेयक व्यवगत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं, जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य जो है, जैसे कि विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका, ये सारी चीजें आदि या तो समाप्त होती है या फिर उनको अगले सत्र में
के लिए रखा जाता है या फिर उन्हें दोबारा लाया जाता है। तो यह कौन कौन सी स्थिति में होता है, इसको देख लेते हैं। तो विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, अगर लोकसभा समाप्त हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, विधेयक भी समाप्त हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना। विचाराधीन विधेयक जो है लोकसभा विघटित होने पर समाप्त हो जाएगा। लोकसभा में पारित हो गया है किंतु राज्यसभा में विचाराधीन जो विधेयक है वो भी जो है लोकसभा के विघटित होने से समाप्त हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित ना हुआ है हो और राष्ट्रपति ने जो है विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, ठीक है, तो ये ऐसा जो विधेयक होता है वो समाप्त नहीं होता, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। और ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा जो है पारित ना किया हो गया हो, मतलब वो जो विधेयक है राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया गया है और लोकसभा में आया ही नहीं है, ऐसा विधेयक जो है वो ही समाप्त नहीं होता, ठीक है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो इस प्रकार का विधेयक भी है जो समाप्त नहीं होता। तो अलग अलग इसमें केस बनता है, किसी भी केस को जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा सही है। पहला, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। दूसरा, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है। या फिर चौथा, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद की सलाह से, या तीसरा, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है संसद को स्थगित नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर होगा सी 1, 2 और 3, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 में निम्नलिखित में से कौन से राज्य की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। पहला, भारत सरकार, दूसरा संसद, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, चौथा राज्य सरकार, पांचवा राज्य विधानमंडल और छठवां उच्च न्यायालय, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें पूछा है कि राज्य की परिभाषा में शामिल किए गए हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सातवां का डी, ठीक है। अब राज्य की परिभाषा में अनुच्छेद 12 में क्या क्या शामिल किए गए हैं इसको भी देख लेते हैं। पहला, भारत की सरकार व संसद। दूसरा, सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, ठीक है। तीसरा, सभी स्थानीय प्राधिकारी और चौथा है जो भी अन्य प्राधिकारी है, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार के न्यायालय की जो है उसको जो है राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि संविधान के अनुच्छेद 300A में निम्नलिखित में से क्या प्रावधानित है। ए, व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा। बी, व्यक्ति को व्यवसाय का अधिकार होगा। सी, व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन का अधिकार होगा। या फिर डी, किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आठवां का डी, ठीक है। अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है कि किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से जो है वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें 9वां, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। मतलब राज्यपाल की इसमें शक्ति कौन सी नहीं है। नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि अधिकतर इसमें गलती होती है, ठीक है। तो इसमें पहला है ए, मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना। बी, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना। सी, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना। या फिर डी, मंत्रिपरिषद को भंग करना, ठीक है। तो इसमें से राज्यपाल को शक्ति नहीं दी गई है, उसमें से है कि मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना, ठीक है। इसके अलावा जो तीनों हैं वो राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है 10वां, वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्रय शक्ति के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में क्या है। ए, छठवां, बी, 7वां, सी, 5वां या फिर डी जो है तृतीय, ठीक है। तो उस समय और वर्तमान में भी जो है क्रय शक्ति के आधार पर जो इसकी भारत की क्षमता है वो उसमें स्थान था विश्व अर्थव्यवस्था में तीसरा, ठीक है।
किंतु जीएसडीपी के जो आधार पर जो स्थान है वो घटता बढ़ता रहता है। तो वर्तमान में जीएसडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 5वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है कि भारत में वर्ष 2017-18 में चतुर्थ त्रैमासिक के लिए स्थिर कीमतों पर क्या आर्थिक वृद्धि दर की अनुमानित की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, ये जो है करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में वर्ष 2017-18 के लिए स्थिर कीमतों पर क्या विशुद्ध प्रति व्यक्ति आय की अनुमानित की गई है। ए, इसमें से 4 ऑप्शन है जिसमें से इसका सही ऑप्शन है डी। ये भी जो है करंट का क्वेश्चन था। हम लोग वर्तमान में 2019-20 के लिए जो है प्रति व्यक्ति आय है जो है उसको देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय जो है स्थिर मूल्य पर है 83,075 रुपये, प्रचलित मूल्य पर है 1,12,318 रुपये और प्रचलित मूल्य पर एनएसडीपी पर है 98,281 रुपये। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें से मोस्टली जो है प्रचलित मूल्य एनएसडीपी पर को कई बार पूछता है। ठीक है, 13वां वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है। तो ये भी जो है करंट का क्वेश्चन था, इसका आंसर है बी। ठीक है, 2019-20 के लिए हम लोग देख लेते हैं करंट के हिसाब से कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में जो है स्थिर और प्रचलित मूल्य का जो है क्या योगदान है। ठीक है, तो कृषि का स्थिर पर है 16.81%, उद्योग का स्थिर पे है 46.19% और सेवा क्षेत्र का है स्थिर मूल्य के आधार पर 37%। ठीक है, प्रचलित मूल्य के आधार पर देखें तो कृषि का है 22.07%, उद्योग का है 41.08% और सेवा का है 36.85%। ये जो है हर ईयर का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसको करंट में अधिकतर पूछा जाता है, तो इसको जो है याद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 14वां, भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू की गई थी। तो जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, उज्ज्वला योजना लागू की गई थी 1 मई 2016 से। उज्ज्वला योजना क्या है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन का नारा लेके जो है इस योजना को लाया गया था 1 मई 2016 को। इसको लॉन्च किया गया था यूपी के बलिया जिले से। इसका उद्देश्य क्या था कि बीपीएल की जो महिलाएं हैं उनको गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना ताकि ग्रामीण इलाकों में जो है धुआं रहित ईंधन प्राप्त हो सके। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है भारत में 16 जनवरी 2018 तक सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में विद्युतीकरण हो चुका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 78%। ये भी उस टाइम का कारण का क्वेश्चन था। तो हम लोग इसमें सौभाग्य योजना क्या है उसको समझ लेते हैं। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, सितंबर 2017 को जो है इस योजना की घोषणा की गई थी। इसका लक्ष्य भी पूछ सकता है, इसका लक्ष्य है दिसंबर 2018 तक पूर्ण विद्युतीकरण को सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है WHO के अनुसार वह रोग जो वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण है, ए एड्स, बी तपेदिक, सी मलेरिया या फिर डी इबोला। तो इसका आंसर है बी तपेदिक। इसमें हम लोगों ने, विश्व ने और भारत ने भी टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। भारत का लक्ष्य है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना। ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी, बी सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु है लोहा, सी सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातु है सोना और डी सबसे हल्की धातु है लिथियम। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें से जो गलत सुमेलित है वो है बी सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु लौह। तो इसमें करेक्ट होगा कि सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। ठीक है, चांदी सही है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। सर्वाधिक जो मैलिएबल मेटल है वो है सोना और सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उसका सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें से सूची 1 और सूची 2 को दिया गया है। एक सूची 2 में दी गई है अवस्था और सूची 1 में दी गई है कि उस अवस्था की जो परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, इसमें सूची 1 में द्रव से गैस को परिवर्तन को कहा जाता है वाष्पन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है ठोस से
गैस में परिवर्तन को, हीमन कहा जाता है द्रव से ठोस में परिवर्तन को, गलन कहा जाता है ठोस से द्रव में परिवर्तन को, और संघनन कहा जाता है गैस जो है संघनित होकर द्रव में परिवर्तित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग या फिर माइक्रोवेव। तो फिर ऊर्जा के हिसाब से अगर हम इसको घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आएगा पराबैंगनी किरण, उसके बाद आएगी अवरक्त किरण, उसके बाद आएगी सूक्ष्म तरंग और उसके बाद आएगी रेडियो तरंग। ठीक है, तो फिर इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं 20वां क्वेश्चन कि मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है। ए यूरिया, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर डी कैल्शियम सल्फेट। ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सी कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर मुद्रित रहता है। मतलब जो हम लोग घर में ट्यूबलाइट यूज करते हैं उनमें से इसमें क्या लिखा रहता है। ठीक है, ये भी जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है C6500 केल्विन। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपनिषदों में पुनर्जन्म के लिए सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए बृहदारण्य और छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में हम थोड़ी सी जो है जानकारी जान लेते हैं क्योंकि इससे जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उपनिषद का अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, या फिर दूसरा रहस्यमय विद्या को प्राप्त करना या फिर पूजा की एक पद्धति। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है 108 और इसको कौन से उपनिषद में बताया गया है, मुक्तिको उपनिषद में। ठीक है, अब जो 4 वेदों के जो है अंतर्गत उपनिषद आते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत आता है ऐतरेय और कौशिकी उपनिषद। ठीक है, यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, इस यजुर्वेद के अंतर्गत 2 वेद आते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, और भी इसमें उपनिषद आते हैं लेकिन हम लोग प्रमुख उपनिषद की बात कर रहे हैं। ठीक है, बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो प्राचीनतम और विशालतम उपनिषद है। ठीक है, इसमें ही जो है तमसोमा ज्योतिर्गमय जो है किससे लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से। ये भी एग्जाम में आ सकता है। और इसमें ही जो है अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी दी गई है। ठीक है, अब दूसरा है इसमें कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतास्वरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में ही जो है यम और नचिकेता का संवाद है जिसमें जो है मृत्यु और मोक्ष के संबंध में बातें बताई गई है। तीसरा है साम वेद, इसके अंतर्गत आते हैं केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में जो है उसी में जो है तत् त्वम असि तुम वही हो इसको बताया गया है और कृष्ण जी को देवकी पुत्र बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में ही जो है पुनर्जन्म का वर्णन है और इसमें ही जो है सत्यकाम जाबाला की कथा बताई गई है। ठीक है, तो जो सब मैं बता रहा हूँ उसको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस वेद के अंतर्गत या फिर किस उपनिषद के अंतर्गत क्या बताया गया है। ठीक है, चौथा है अथर्ववेद। इसमें जो है इसके जो प्रमुख उपनिषद वो 3 हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, सत्य में जयते जो वाक्य है कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको भी पूछता है। और मांडुक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है और इसी में जो है ओम शब्द का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है इसमें कि चारों आश्रम का उल्लेख कौन से उपनिषद है, ये दिया गया है जाबालोपनिषद में। ठीक है, तो उपनिषद से जो क्वेश्चन आ सकते थे उसको हमने इसमें जो है डिस्कस किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23वां कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए एवं सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में जो है वो उसमें संतों को दिया गया है और सूची में 2 में जो है वाद को दिया गया है। ठीक है, तो किस संत ने कौन से वाद का प्रतिपादन किया है उसको हमको बताना है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का बी। ठीक है, रामानुजाचार्य ने जो है विशिष्टाद्वैतवाद को बताया था, माधवाचार्य ने द्वैतवाद को बताया था, निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत को बताया था, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद को बताया था और शंकराचार्य इसमें नहीं दिया है उसको भी हम लोग जान लेते हैं,
शंकराचार्य ने जी ने बताया था अद्वैतवाद को। इस हिसाब से 23 का करेक्ट आंसर हुआ बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 24वां, प्राचीन में निम्नलिखित में से किस कला शैली में यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्तियों को उकेरा गया था? एक गांधार शैली में, बी अमरावती शैली में, या फिर सी मथुरा शैली में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी मथुरा शैली में। जो कला शैली हैं उनमें उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मुख्यतः जो है 3 शैलियों को हम लोग देखते हैं, गांधार कला शैली, ठीक है, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। इसमें से इसको थोड़ा इसका डिटेल में देख लेते हैं। गांधार कला शैली का, ठीक है, इसको जो है प्रथम शताब्दी में प्रतिपादन किया गया था और हिंद और यूनानियों द्वारा जो है इनको डेवलप किया गया था मिलके, और इसको कुषाण वंश का जो है संरक्षण मिला था। ठीक है, इसकी विशेषता क्या रहती है? इंडो ग्रीक जो है इसको पुकारा जाता है। इसकी विशेषता में रहती है कि मानव शरीर का जो है यथार्थ रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः जो है बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है, अगला है इसमें मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली में हिंदू, बौद्ध, जैन सभी धर्म से संबंधित मूर्तियों को बनाया गया था। इस कला में जो है सर्वप्रथम जैन धर्म से संबंधित मूर्ति का निर्माण हुआ था। इसकी विशेषता ये होती है कि बुद्ध की मूर्तियों के मुख पे जो है आभा मंडल होती है, उनको जो है एक अलौकिक रूपांतरण किया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें और जो है लाल बलुआ पत्थरों का यूज किया जाता है इसमें मूर्ति बनाने के लिए। ठीक है, अगला हम लोग शैली देते हैं अमरावती कला शैली। इसका उद्भव हुआ था 2री शताब्दी में और विकास प्रारंभ हुआ 3रे शताब्दी में। इस शैली को जो है सातवाहन वंश का जो है संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, सौंदर्य की दृष्टि से जो है इसकी जो मूर्तियां हैं सर्वाधिक श्रेष्ठ रहती हैं और इसमें जो है जातक कथाओं का जो है इस शैली में मूर्तियों का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर या फिर डी शाहजहां। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी जहांगीर काल में। जहांगीर काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। और अकबर के काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको याद ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कल्हड़ की राज तरंगिणी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस एक अन्य ने जो है राज तरंगिणी की रचना की है? तो कल्हड़ के साथ साथ जो है एक और अन्य लेखक है, उन्होंने भी राज तरंगिणी की रचना की थी, जोन राज ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी जोन राज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जालंधर के बयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है रोशनिया पंथ की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर होगा फिर डी। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है कि 2018 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया था? तो उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। तो उस टाइम जो है 2018 का रमन मैग्सेसे मिला था भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। 2019 में किनको मिला था? रवीश कुमार जी को, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो इसको जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसको जो है एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके क्षेत्र में जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसको जो है फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है कि वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ होगा? ये जो है करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30वां, निम्नलिखित में से हबल क्या है? तो हबल जो है एक खगोलीय दूरदर्शी है। तो इसका करेक्ट आंसर है इस हिसाब से बी दूरबीन। और इसको जो है 1990 में अमेरिका द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये जो है अमेरिका का खगोलीय दूरदर्शी है। ठीक, 31वां क्वेश्चन है 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, मॉरिशस में या फिर डी अमेरिका में? तो इसका आयोजन किया गया था
कहाँ, मॉरिशस में। ये भी जो है करंट का क्वेश्चन है। विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो है हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। इसमें जो है विश्व भर के हिंदी के विद्वान, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय के विशेषज्ञ यहाँ पे जुटते हैं, एकत्रित होते हैं और हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात करते हैं। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 32वां है कि फीफा विश्व कप 2018 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये जो है करंट का क्वेश्चन था कि कौन सा पुरस्कार कौन से खिलाड़ी को दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है। गोल्डन बूट अवार्ड जो दिया जाता है वो गोलकीपर को दिया जाता है। गोल्डन बॉल अवार्ड जो है बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। गोल्डन ग्लव अवार्ड जो है बेस्ट गोलकीपर को भी दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2018 की सूची में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? ए सचिन तेंदुलकर, बी सौरव गांगुली, सी राहुल द्रविड़ या फिर डी विराट कोहली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी राहुल द्रविड़ को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34वां, इसमें से गलत कथन को पहचानिए। ठीक है। तो इनमें से गलत कथन है सी ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक अवरक्त किरण को पहुंचने नहीं देता। ये जो कथन है वो गलत है। ठीक है। और इसमें से जो CFC है जो वो है ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। एसिड रेन का जो मुख्य कारण है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड है, ये भी सही है। तो सी जो है इसमें से गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35वां, वायुमंडल से ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित का सही घटताक्रम चुनिए। ठीक है। तो वायुमंडल के से ऊंचाई के संबंध में अगर हम इसका सही क्रम रखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। सबसे नीचे में रहता है क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर जिसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद होता है मीजोस्फियर या फिर मध्य मंडल। उसके बाद होता है बीच में आयन मंडल। उसके बाद होता है थर्मोस्फियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखते हैं 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुलकों के मध्य कौन सा एक जैवक्षयी बहुलक है? तो जैवक्षयी मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल, जो कि प्रकृति में विघटित हो जाए। ए पॉलीथीन, सी पॉलीस्टाइरिन, सी टेरिलिन या फिर डी PVC। तो इसको जो है हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाएं। तो इसका आंसर है सी टेरिलिन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन और जो PVC है वो जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है। इसमें कौन सी जो इंडस्ट्री है फ्लाई ऐश उत्पन्न करता है? ए सीमेंट उद्योग, बी लौह एवं इस्पात उद्योग, सी थर्मल पावर प्लांट या फिर डी चमड़ा उद्योग। तो इसमें जो है हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको बी या सी में ही जो है कंफ्यूजन हो सकता है। तो लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, अम्ल जल के pH का परास होता है। अम्ल जल जो होता है एसिडिक होता है, तो इसका परास होता है 3.5 से 5.26। तो 0 से 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि काफी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, संसद द्वारा भारत का जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम है वो जो है 2002 को पारित किया गया था। उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो मौर्य शासन काल में जो है जो शासकों हैं उनका नाम को क्या क्या नाम है उनको पूछा जाता है। ठीक है। कि अलग अलग इतिहासकारों ने उनको मतलब अलग अलग इतिहास या फिर स्रोत में उनका अलग अलग नाम वर्णन है। जैसे कि इसमें इसका करेक्ट आंसर है बी। बिंदुसार को जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ठीक है। बिंदुसार को ही भद्रसार के नाम से जाना जाता है, कहा गया है किसमें? वायु पुराण में। सिंहसेन बताया गया है किसमें? जैन ग्रंथ में। तो अमित्रघात, भद्रसार और सिंहसेन किसका नाम है? बिंदुसार का। ठीक है। चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनको सेंड्रोकोट्टस या फिर वृषण कहा जाता है। ठीक है। ये भी इसको भी याद रखिएगा। अशोक को जो है अशोकवर्धन किसमें कहा गया है? पुराणों में। और उनका जो अशोक नाम है वो कौन से अभिलेख में लिखा है ये भी पूछता है। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी एग्जाम में। ठीक।
41वां क्वेश्चन है कि रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो रुद्रमा देवी जो है काकती वंश से संबंधित है, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है। 42वां क्वेश्चन है कि राजवंश को मध्यकाल में राजपूताना राज्य से सुमिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से राजवंश और उसके काल में जो राजपूताना राज्य है उसको हिसाब से हम लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें 43वां, बुंदेलखंड में 1842-44 के बुंदेला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन हैं? तो बुंदेला विद्रोह के नेता हम लोग जानते हैं कि मधुकर शाह जी हैं, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है। 44वां, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अबुल कलाम आजाद ने। ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, कौन से सम्मेलन की किसने अध्यक्षता की थी, तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन को आप याद रखिएगा इसके सन सहित। ठीक है। 45वां क्वेश्चन है कि 1946-47 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल को निम्नलिखित में से किस विभाग में मंत्री पद मिला था? तो इसमें इनको दिया गया था गृह विभाग, इनको दिया गया था। ठीक है। इसमें से और किस किस नेता को कौन कौन सा विभाग मिला था उसको भी देख लेते हैं, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें सरदार पटेल को मिला था गृह विभाग और उप प्रधानमंत्री। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। अबुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग मिला था, पहले शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मिला था। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया था। रेलवे और परिवहन दिया गया था जॉन मथाई को, जैसे बता दिया गया। ठीक है। CH भाभा को जो है वाणिज्य विभाग दिया गया था। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, केवल एक महिला थी जिसको जो है स्वास्थ्य मंत्री, पहली मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति दिया गया था। वित्त विभाग दिया गया था RK शनगुम शेट्टी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिवालिक श्रेणी में है? ए माना, बी खैबर, सी जोजिला या फिर डी सिपकिला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी खैबर दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वो ट्रांस हिमालय में स्थित है और सिपकिला दर्रा जो है वो है विरहद हिमालय में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, नदी के नाम और उसके उद्गम स्थल को सुमेलित कीजिए। नदी और उसके उद्गम को सुमेलित करना है तो गोदावरी नदी का जो है उद्गम है कहाँ? त्रयंबक नामक स्थान से। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी कुर्ग से निकलती है और माही नदी मेहत झील से निकलती है। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य बिंदु है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसमें जो दिया गया है वो सभी इसके मुख्य बिंदु हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है। तो इस भाग में इतना ही। अगला बाकी बचा क्वेश्चन है उसको हम वीडियो के अगले भाग में, एक और भाग आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप किसी अन्य विषय में वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।